731 क्या खबर है। जैसे ही काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने अपनी बात खत्म की, उसका हाथ पहले से ही चुपचाप अपनी स्टोरेज रिंग की ओर बढ़ना शुरू कर चुका था। जैसे ही अन्य फाइटिंग मास्टर्स ने वीर का नाम सुना, उनकी आंखें भी पहचान से चमक उठीं। साउथ सी में युद्ध के दौरान और जब वीर ने दनुज को मार डाला था, तो साउथ सी डीमन रीजन द्वारा उसके सिर पर पहले से ही एक पुरस्कार रखा गया था। डीमन एम्परर इंपीरियल पैलेस की यात्रा के बाद साउथ सी डीमन रीजन ने भी वीर को खोजने के लिए पूरे साउथ सी की व्यापक खोज शुरू की है। लेकिन अंत में उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए थे। मौजूद फाइटिंग मास्टर्स ने पहले भी वीर की छवि देखी थी। अभी तक न पहचान पाना का कारण केवल ये था क्योंकि कुछ समय बीत चुका था और वीर के रूप और स्वभाव में कुछ मामूली बदलाव हुए थे, इसलिए उन्हें तुरंत एहसास नहीं हुआ कि यह वही था। उसे घेर लो। फाइटिंग मास्टर्स के इस समूह में कई शक्तिवीर और परवीर मास्टर थे। उनमें से हर एक को पता था कि वीर कितना शक्तिशाली है। वे जानते थे कि वे उसके मुकाबले में नहीं हैं, इसलिए उन्होंने उसे भागने से रोकने के लिए उसे घेर लिया। वीर ने इन लोगों को ठंडे और उदासीन भाव से देखा। उसके दिमाग में हत्या के विचार कौंध रहे थे। पहली बात जो उसने सोची वह थी, यहाँ सभी को मार डालना। दक्षिण विस्टा क्षेत्र में लौटने के बाद उसकी ताकत अभी भी महिसार से कम थी। महिसार को उसका पीछा करने से रोकने के लिए इतनी जल्दी अपनी पहचान उजागर करना नासमझी होगी। हालांकि जैसे ही उसने ये सोचा, उसने अपना विचार भी बदल दिया। अगर उसकी पहचान की खबर फैल गई तो शायद यह अवंतिका के कानों तक पहुंच सकती है। इस तरह वह अवंतिका को बता सकता है कि वह वापस आ गया है। ये सोचकर वीर हिचकिचाया, अनिश्चित था कि क्या करना है। ग्रेट डीमन कार्नेजेरे, काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को पता था कि वीर कितना भयानक था। तर्कसंगत रूप से कहें तो वीर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक प्रारंभिक शक्तिवीर स्तर के लड़के के लिए लाइफ डिस्ट्रक्शन मास्टर को हराना असंभव था। लेकिन अगर वह इतनी बेशर्मी से यहाँ आने की हिम्मत करता है, तो उसके पास किसी तरह का बैकअप होना चाहिए। एक शेर निश्चित रूप से एक खरगोश को मार देगा। अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना और अपने आदमियों को इस नरसंहार वाली ग्रेट डीमन कार्नेजेरे का प्रयोग करना चीजों को करने का सही तरीका था। सा 1 दर्जन से अधिक काले झंडे हवा में उड़ गए। सभी काले कपड़े पहने लोगों ने एक काला झंडा पकड़ लिया और वीर के चारों ओर तेजी से घूमना शुरू कर दिया, एक अजीब और घुमावदार पथ पर गति के साथ कदम रखते हुए। उनके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ वे एक हल्का काला निशान पीछे छोड़ रहे थे। गणेश और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से वीर के साथ इस एरे फॉर्मेशन में घिर गए थे। लेकिन इस तरह की एक एरे फॉर्मेशन को देखते हुए उनमें से कोई भी चिंतित नहीं था। इटर्नल डीमन हेल के 1000 मील के निषिद्ध क्षेत्र के भीतर कोई भी खतरा क्षेत्र इस एरे से कहीं अधिक भयानक था। वीर ने इन लोगों को अपनी इच्छानुसार एरे फॉर्मेशन बनाने दी। वह केवल एरे फॉर्मेशन के केंद्र में खड़ा था और वह अपने विचारों में खोया हुआ था। उसने सोचा, क्या उसे सभी को मार देना चाहिए? क्या वह लोगों को जीवित रहने देगा, या कुछ लोगों को जीवित रहने देगा ताकि वे उसकी वापसी की खबर फैला सकें? कार्नेज डायमंड ग्रेट एरे के पूरी तरह बनाए जाने के बाद काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने संतोष की सांस ली। एक चालाक मुस्कान दिखाते हुए उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक मोटी कृपाण निकाली और उसे घुमा दिया। कार्नेज डायमंड कट। कार्नेज डायमंड ग्रेट एरे के समर्थन से वह अपनी ताकत को 10% से अधिक बढ़ाने में सक्षम होगा। जहां तक वीर का सवाल है, इस एरे फॉर्मेशन के भीतर उसकी ताकत अचानक कम हो जाएगी। उनकी कल्टीवेशन की पूर्ण असमानता के अलावा उसे विश्वास नहीं था कि वीर यहां हार जाएगा। यदि वह वीर को मार सकता है, भले ही वह निर्वाणा ड्रैगन रूट की हेवन मेल्टिंग फनेस प्राप्त न करे, तब भी वह ये जानने में सक्षम होगा कि वीर के पास कौन से महान रहस्य हैं और कैसे वीर मात्र 2.5 साल में प्रारंभिक परमवीर स्तर से प्रारंभिक शक्तिवीर चरण पर पहुंचने में सक्षम हुआ था। जब वह समय आएगा तो वह अपनी सारी संपत्ति लेकर साउथ सी डीमन रीजन को छोड़ सकता था। महिसार को इतना बड़ा भाग्यशाली मौका देते हुए वह झुकने का इरादा नहीं रखता था। ये सब उसके हाथ में होने के कारण शायद वह डिवाइन सी स्तर तक भी पहुंच सकता था। जब वह समय आएगा तो इस महान दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहां वह न जा सके। वीर, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जैसे ही काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने जोर से चिल्लाया, उसके शरीर से एक काली ऊर्जा का उफान उठने लगा। उसके पीछे एक प्राचीन जॉइंट डीमन की छवि दिखाई दी, जो एक बड़े फरसे को पकड़े हुए था। ये जॉइंट डीमन 10 फीट से अधिक लंबा था, जो भयानक ऑरा उत्सर्जित करते हुए हर किसी के मन में डर की एक गहरी छाप छोड़ सकता था। काले वस्त्र पहने एल्डर ने वीर को बिल्कुल भी कम नहीं आंका। शुरुआत में ही उसने अपनी सबसे अंतिम और खतरनाक टेक्निक का उपयोग कर लिया था, और कार्नेज डायमंड ग्रेट एरे से बढ़ी हुई शक्ति के अलावा इस प्रहार की शक्ति ने उसके आसपास के सभी डीमन रीजन के फाइटिंग मास्टर्स को विस्मय और भय से पीला कर दिया। काले वस्त्र वाले एल्डर के हमले ने आखिरकार वीर को उसके विचारों से जगा दिया था। वीर ने इस काले वस्त्र वाले एल्डर की ओर देखा। हाँ, सबसे पहले वह इस एल्डर को मार डालेगा और उसकी स्प्रिट की जांच करेगा कि क्या अवंतिका के बारे में कोई खबर है।
अगर इससे अवंतिका के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है तो वह यहाँ बाकी सभी को मार डालेगा। अगर कोई जानकारी नहीं मिलेगी तो वह अपनी वापसी की खबर फैलाने पर विचार करेगा। ये सोचते हुए वीर ने एक धीमी आवाज में चिल्लाया। उसके शरीर के भीतर स्पिरिचुअल एनर्जी घूमने लगी। अपनी फाइटिंग सोल को सफ़ेद भाले में भरकर उसने उसे बाहर की ओर घुमा दिया। काले वस्त्र वाले इस एल्डर के खतरनाक और भयानक हमले का सामना करते हुए वीर का भला वास्तव में बहुत सादा और सरल लग रहा था। काले वस्त्र वाला बूढ़ा आदमी क्रूर ढंग से मुस्कुराया। उसकी कृपाण सीधे वीर की गर्दन पर लगी। यह एक निश्चित मारने वाला प्रहार था। चीला स्पेस के फटने की आवाज़ के साथ काले वस्त्र पहने एल्डर की डीमन एनर्जी के बादल बड़े काले पर्दों की तरह थे, जैसे कि वीर के भले की ऊर्जा से फटे हुए हों। काले वस्त्र पहने एल्डर को झटका लगा। ये ताकत क्या थी? धिक्कार है। काले वस्त्र पहने एल्डर का चेहरा मुड़ गया। उसने अपने शरीर में मौजूद ऊर्जा को पूरी तरह घुमाया और अपनी सारी ताकत तलवार की धार में डाल दी। इस कार्नेज डेमन का टेक्निक की असली ताकत ब्लेड में ही थी। झनकार, मोटी कृपाण सफ़ेद भाले से टकराए और धातु के टकराने की तीखी आवाज़ हवा में भर गई। काले वस्त्र पहने एल्डर ने महसूस किया कि उसकी हथेली हिल रही है और उसकी मांसपेशियां फट रही हैं, उसकी बांह से खून बह रहा है। फिर अविश्वसनीय हुआ, उस एल्डर की कृपाण वास्तव में वीर के भाले से टूट गई थी। भाले की तीखी नोक काले वस्त्र पहने एल्डर के गले की ओर एक सांप की तरह घुसी। क्या? काले वस्त्र पहने एल्डर को बहुत झटका लगा। इस क्षण में बिना कुछ सोचे समझे वह तेजी से पीछे हट गया। हालांकि जैसे ही वह भाले की नोक से बचता, हवा का एक झोंका काले वस्त्र पहने एल्डर के ऊपर से गुजरा, जो सीधे उसके गले में घुस गया। हवा की इस लहर में फाइटिंग सोल की शक्ति की धारा जुड़ी हुई थी। फुफकार, काले वस्त्र पहने एल्डर की शारीरिक स्पिरिचुअल एनर्जी का डिफेंस भेद दिया गया। स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रवाह बिना रुके जारी रहा। इसने सीधे उस काले वस्त्र पहने एल्डर के गले के आधे हिस्से को काट दिया। खून बहने लगा। आह! काले वस्त्र पहना बूढ़ा आदमी इतना डर गया कि उसकी सारी बहादुरी और हिम्मत चकनाचूर हो गई। उसे बस ये पता नहीं था कि उस पर किसने हमला किया था और उसका हथियार, एक मोटी तलवार, वीर के भाले से कैसे टूट सकती थी। आखिर क्या हो रहा था? काले वस्त्र पहने एल्डर को बस अपनी पीठ पर ठंडा पसीना महसूस हुआ। इस लड़ाई में अचानक हुई घटनाएं उसकी समझ से परे थीं। बिना किसी देरी के काले वस्त्र पहना हुआ एल्डर मुड़कर भागने लगा। तुम यहीं रहोगे? वीर ने फिनिक्स टीयरिंग दी वॉर्ड टेक्निक के साथ आगे कदम रखा और उसके पैरों के नीचे की जगह सिकुड़ गई। वह काले वस्त्र पहने हुए आदमी के पीछे अचानक कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसका भला बाहर निकल आया। काले वस्त्र पहना एल्डर घबरा गया। जल्दी से पीछे मुड़ते हुए उसने 2 उड़ती हुई तलवारें फेंकी। ये उड़ती हुई तलवारें उच्च श्रेणी का अर्थ लेवल ट्रेजर थीं। आमतौर पर वह उनका उपयोग नहीं करता, लेकिन इस स्थिति में वह अपने इन छिपे हुए हथियारों का प्रयोग करने से नहीं चूका। झनकार, झनकार, 2 ऊर्जा की लहरों के साथ वीर ने अपना भाला लहराया और सीधे 2 उड़ती हुई तलवारों को रोक दिया। जैसे ही उड़ती हुई तलवारें पलट गईं, वीर ने एक हाथ बढ़ाया और अपनी फाइटिंग सोल को तलवार के ब्लेड में डाल दिया। दोनों तलवारें अचानक हवा में सीधी हो गईं और काले वस्त्र वाले एल्डर की ओर वापस चली गईं। आह! काले वस्त्र वाले एल्डर को बहुत बुरा लगा। उसने अपना सारा संयम खो दिया। उसने अपने शरीर को घुमाया, इन दोनों उड़ती हुई तलवारों को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक फिर भी उसकी जान को भेदने में कामयाब रही। काले वस्त्र वाले एल्डर ने बुरी तरह से चीख मारी। उसकी गति तुरंत धीमी हो गई। इस क्षण पर उसका चेहरा अंतिम संस्कार की राख की तरह सफ़ेद हो गया था। यंग हीरो वीर, कृपया मेरी जान बख्श दो। यदि आप मुझे जीवित रहने देंगे, मैं आपको साउथ सी डीमन रीजन की सभी योजनाएं बताऊंगा और आपको डिवाइन फीनिक्स आइलैंड के बारे में वह सब कुछ बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं। नहीं, धन्यवाद। वीर का भाला नीचे की ओर घूम गया। भाले में फाइटिंग सोल की शक्ति के साथ भाले ने तुरंत काले वस्त्र पहने हुए एल्डर की शारीरिक स्पिरिचुअल एनर्जी को भेद दिया और उसके हृदय में घुस गया। स्पिरिचुअल एनर्जी के एक झटके से काले वस्त्र पहने हुए एल्डर की पूरा पेट खूनी कीचड़ की पोखर में बदल गई। डेमन शाइन, उसकी स्पिरिट की जांच करो। जब एक फाइटिंग गुरु की मृत्यु हो जाती थी तो उनका स्पिरिट सी तुरंत नष्ट नहीं होगा। ये संक्षिप्त अवधि स्पिरिट की जांच करने की टेक्निक का उपयोग करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। स्पिरिट की जांच करने की टेक्निक से प्राप्त जानकारी स्वाभाविक रूप से काले वस्त्र पहने हुए एल्डर द्वारा बताई गई जानकारी से कहीं अधिक विश्वसनीय होगी। ठीक है। डेमन शाइन चंचलता से मुस्कुराया और वीर की भौहों के बीच से प्रकाश की एक काली किरण निकली, जो सीधे उस काले वस्त्र पहने हुए एल्डर के स्पिरिट सी में जा लगी। वीर भी चुप नहीं बैठा। उसने अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं और लाल रंग की बिजली का एक छोटा सा सांप काले वस्त्र पहने हुए एल्डर के शरीर में जा गिरा। ये लाल बिजली ब्लड सोकिंग डीमन थंडर थी। ब्लड सोकिंग डीमन थंडर ने काले वस्त्र पहने हुए एल्डर के चारों ओर चक्कर लगाया, जिससे खून का घना कोहरा निकल आया। वीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और यह रक्त कोहरा गाढ़ा होने लगा, जो मुट्ठी के आकार की खून की गेंद में बदल गया। ये काले वस्त्र पहने एल्डर का पूरा ब्लड एसेंस था।
ये पहली बार था जब वीर ने वास्तव में लाइफ डिस्ट्रक्शन चरण के फाइटिंग मास्टर को मारा था। इटर्नल डीमन हेल में वीर ने पोलारिस टॉवर मास्टर और नियम नियंत्रक एल्डर को लगातार मार डाला था, जिनमें से दोनों के पास लाइफ डिस्ट्रक्शन मास्टर के बराबर ताकत थी। हालांकि यह अभी भी केवल फाइटिंग पावर से जुड़ा तथ्य था, उनकी असली कल्टीवेशन वास्तव में लाइफ डिस्ट्रक्शन स्तर से कम थी, अन्यथा उनके लिए ब्लड स्लॉटर लैंड में रहना असंभव होता। शक्तिवीर चरण के बाद वीर ने अनुमान लगाया कि लाइफ डिस्ट्रक्शन चरण के योद्धा का ब्लड एसेंस एक बार फिर से उसके लिए मैजिकल पिरामिड के स्पेस में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। हालांकि अब उसके पास मैजिकल पिरामिड के स्पेस में प्रवेश करने का समय नहीं था। वीर ने अपनी उंगलियों को हिलाया और थंडर एनर्जी से बने धागे बनाने शुरू कर दिए, जिससे ब्लड एसेंस इसकी परतों में लिपट गया। जल्द ही सारा ब्लड एसेंस इस ऊर्जा में समा गया। फिर वीर ने एक दर्जन प्रतीक चिन्ह बनाए और ब्लड एसेंस को अच्छी तरह से सील कर दिया। इस तरह ब्लड एसेंस का ये गोला 1 और महीने के लिए अपनी जीवंत लाइफ पावर को बनाए रखने में सक्षम होगा। वह इस अवधि के दौरान कभी भी मैजिकल पिरामिड के स्पेस में प्रवेश करने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। इस समय डेमोनशाइन की स्प्रिट पावर काले वस्त्र पहने एल्डर के स्प्रिट सी से वापस आ गई। अरे लड़के, मेरे पास कुछ अच्छी और बुरी खबरें हैं। तुम पहले कौन सी सुनना चाहते हो? डेमोनशाइन, मैं अभी तुम्हारे साथ मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। क्या खबर है? वीर ने भौहें सिकोड़ी। इस समय उसके मन में वास्तव में मजाक करने का विचार नहीं था। अया, तुम वाकई बोरिंग हो। अच्छा हो या बुरा, इस सैंट को इस जानकारी के लिए काफ़ी स्प्रिट पावर का प्रयोग करना पड़ा। डेमोनशाइन ने उदास भाव से कहा। लेकिन जब उसने देखा कि वीर बहुत गंभीर लग रहा था, तो उसने अब और मजाक करना बंद कर दिया और सीधे कहा, अच्छी खबर यह है कि अवंतिका सुरक्षित होनी चाहिए। जबकि साउथ सी डीमन रीजन डिवाइन फीनिक्स आइलैंड के प्रमुख व्यक्तियों जैसे अवंतिका, विपाशा और वेदिका को खोजने में लगा हुआ है, फिर भी वे उन्हें पकड़ नहीं पाए हैं। जैसे ही वीर ने ये सुना, उसने राहत की लंबी सांस ली, जैसे कि उसकी पीठ से कोई भारी चीज़ उतर गई हो। वे कहाँ चले गए हैं? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है। डेमोनशाइन ने अपने कुत्ते जैसे पंजे फैलाए। अगर उस काले वस्त्र वाले एल्डर को पता होता कि अवंतिका और वे कहाँ भाग गए हैं, तो शायद वे पहले ही उन्हें पकड़ने चले जाते। वीर को चुप देखकर डेमोनशाइन ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि वे कहाँ गए, लेकिन उन्हें कुछ अन्य शक्तियों के साथ शामिल होना चाहिए था जिन्होंने एंटी डेमन एलायंस बनाई है। लेकिन उनके दिन बहुत बेहतर नहीं होने चाहिए। वे शायद रूप बदलने की टेक्निकों के साथ कहीं छिपे हुए हैं। एंटी डेमन एलायंस 732। हाँ, अच्छा विचार है। एंटी डेमन एलायंस। वीर ने एक पल के लिए सोचा, ऐसे संगठन में ये कुछ हद तक सुरक्षित होना चाहिए। और बुरी खबर, वीर ने डेमनशाइन को घूर कर देखा। उसका दिल अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। अगर डेमनशाइन की तथाकथित अच्छी खबर थी अवंतिका सुरक्षित थी, लेकिन बुरी खबर ये थी कि मानिका को पकड़ लिया गया था, तो वह वास्तव में इस बुरे कुत्ते को गला घोंटकर मार डालने के अपने आवेग का विरोध नहीं कर पाएगा। डेमनशाइन ने कहा, बुरी खबर यह है कि महिसार हाल ही में बंद कमरे में एकांतवास में चला गया है। संभावना है कि वह कुछ महीनों या आधे साल में वापस आ जाए। जब वह अपने एकांत को पूरा कर लेगा, तो शायद वह लाइफ डिस्ट्रक्शन के चौथे चरण को पार कर चुका होगा। जब एक मानव फाइटिंग मास्टर लाइफ डिस्ट्रक्शन से गुजरता है, तो उन्हें अपने शरीर में स्पिरिचुअल कोर को तोड़ना पड़ता है और फिर उसे फिर से बनाना पड़ता है। इस प्रक्रिया को बिल्कुल भी बाधित नहीं किया जा सकता था और न ही वे अपने एकांतवास में किसी तरह की बाधा झेल सकते थे। मैं समझ गया। वीर ने राहत की लंबी सांस ली। उसे इस बात की बहुत परवाह नहीं थी कि महिसार कोई सफलता हासिल कर लेगा या उसके दुश्मन कितने शक्तिशाली हैं। उसे बस यही डर था कि उसके परिवार और दोस्त खतरे में हैं या नहीं। महिसार ने पिछले 2 सालों में शायद अनगिनत संसाधनों को लूटा है, अन्यथा वह बूढ़ा कमीना लाइफ डिस्ट्रक्शन के चौथे चरण पर कभी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश नहीं कराती जब तक कि उसे अपनी सफलता का पूरा भरोसा न हो। वीर ने सोचा, महिसार की बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं। उसने डिवाइन सी सतर पर पहुंचने और अपने साउथ सी डीमन रीजन को पवित्र भूमि बनाने का दृढ़ संकल्प किया था। साउथ सी डीमन रीजन के द्वारा युद्ध की लपटें जलाने का कारण कल्टीवेशन के लिए संसाधनों को प्राप्त करना और महिसार के लिए डिवाइन सी स्तर का योद्धा बनने का मार्ग प्रशस्त करना था। वीर, तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? कनेश वीर के पास गया और उससे पूछा। पहले हम डिवाइन फीनिक्स आइलैंड को साफ करेंगे, वीर ने जानलेवा लहजे में कहा। साउथ सी डीमन रीजन के फाइटिंग मास्टरों के प्रति उसके मन में दया या अनुकूल धारणा का एक भी संकेत नहीं था। उसके दिमाग में जो लोग यौन के मार्ग पर चलते हैं, वे वध के मार्ग पर चलने वालों की तुलना में कहीं अधिक दुष्ट और खतरनाक हैं। हाँ, अच्छा विचार है। कनेश ने अपनी लंबी तलवार लहराई। लाइफ डिस्ट्रक्शन चरणों से नीच उसे अजेय माना जा सकता था। अब जबकि लाइफ डिस्ट्रक्शन चरण का एल्डर मारा गया है, इस आइलैंड पर बाकी सभी को मिटाना एक आसान काम होगा। भाई मीवान, तुम दक्षिण की ओर जाओ, मैं उत्तर की ओर जाऊंगा और समाइरा पश्चिम की ओर जा सकती है। भाई वीर, बाकी सब तुम्हारे लिए छोड़ दिया जा सकता है।
कैसा रहेगा? मीवान ने सिर हिलाया। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और तुरंत आइलैंड के दक्षिणी भाग की ओर उड़ गया। वीर ने अपना सफ़ेद भाला पकड़ा और सीधे वर्मिलियन बर्ड टेम्पल की ओर उड़ गया। मूल रूप से वर्मिलियन बर्ड टेम्पल वर्मिलियन बर्ड फैक्शन का केंद्रीय मुख्य हॉल था। वह वहां जांच करना चाहता था कि क्या वहां विपाशा या अवंतिका ने उसके लिए कोई निशान या संदेश छोड़ा है। डिवाइन फीनिक्स आइलैंड पर शेष डीमन रीजन फाइटिंग मास्टर्स पहले से ही पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे। वे इन 4 लोगों के प्रभाव का सामना नहीं कर सके और पहली मुठभेड़ में ही हार गए। सभी लोग सभी दिशाओं में बिखरने लगे, खुद को छिपाने के लिए भाग गए। मीवान, समाइरा और कनेश सभी असाधारण रूप से सुंदर व्यक्ति थे, लेकिन जब दूसरों को मारने की बात आती थी तो वे बिना पलक झपकाए कत्लेआम कर सकते थे। आखिरकार उन्होंने स्काईफॉल टॉवर नामक ठंडे युद्ध के मैदान का अनुभव किया था। मीवान की तलवार हवा की तरह थी। हर तलवार का वार दुश्मन की भौहों के बीच में घुस जाता था, एक ही वार में उनकी जान ले लेता था। जहां तक समाइरा की बात है, वह दूसरों का गला काटना पसंद करती थी। जैसे जैसे वह हत्या करती रही, उसे मरी हुई महिलाओं की लाशें मिलती रहीं जिन्हें अश्लील उद्देश्यों के लिए पकड़ा गया था। इससे उसे उन अश्लील मार्ग वाले फाइटिंग मास्टरों से और भी अधिक नफरत हो गई और उसने उन सभी को बिना किसी दया के मार डाला। इस समय वीर पहले ही वर्मिलियन बर्ड टेम्पल में घुस चुका था। कभी शानदार और राजसी वर्मिलियन बर्ड टेम्पल अब उजाड़ और खंडहर बन गया था। यहाँ की महान सुरक्षात्मक एरे फॉर्मेशन बहुत पहले ही टूट चुकी थी और कई टाइलें और दीवारें टूट चुकी थीं। दीवारों और स्तंभों पर सुंदर नक्काशी और मूर्तियां अब बर्बाद और नष्ट हो चुकी थीं। चूंकि कनेश और अन्य लोग बची हुई सेना को मारने में व्यस्त थे और काले वस्त्र पहने एल्द की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, वर्मिलियन बर्ड टेम्पल अब वीरान हो गया था। वीर ने सभी की तलाशी ली। फटे पुराने कपड़ों में कुछ पीली और बीमार लड़कियों को खोजने के अलावा उसे कोई और सुराग नहीं मिला। एक आह भरते हुए वीर ने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ कपड़े निकाले और उन्हें उन युवा लड़कियों की ओर फेंक दिया। फिर वह चिंतन में डूब गया। अगर अवंतिका वास्तव में उसे कोई संदेश छोड़ना चाहती थी तो उसे निशान को कहाँ और किस रूप में रखना चाहिए था। जब वह अवंतिका के साथ था तो उसने उसे कभी भी किसी तरह का विशेष कोड या निशान नहीं दिखाया था। अगर इस तरह की जानकारी को अच्छी तरह से छिपाया नहीं गया और साउथ सी डीमन रीजन द्वारा खोज लिया गया तो परिणाम भयानक होंगे। लेकिन अगर वह कोई संदेश पीछे छोड़ती तो वह कैसे निश्चिंत रह सकती थी कि दूसरे उसे नहीं खोज सकेंगे। इतने विशाल डिवाइन फीनिक्स आइलैंड पर अवंतिका आखिर सुराग कहाँ छोड़ेगी। वीर ने अपनी सारी स्प्रिट पावर को पूरे वर्मिलियन बर्ड टेम्पल में फैला दिया। उम्मीद है कि उसे थोड़ा सा भी संकेत मिल जाएगा। जैसे जैसे वह बार बार खोजता गया, वीर को कई पुराने उपकरण और अवंतिका ने जब यहाँ रहती थी तब जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया था उन सभी की वीर ने जांच की। स्पष्ट रूप से वह उस लाल वस्त्रधारी महिला को देख सकता था जो यहाँ हर दिन रहती थी, जिसे वाद्ययंत्र बजाना और फाइटिंग आर्ट का अभ्यास करना बहुत पसंद था। दुर्भाग्य से समय बीतने के साथ सभी चीजें समाप्त हो गईं। उन सुंदर और अंतहीन दिनों को अब यहाँ नहीं खोजा जा सकता था। वीर को याद आया कि वेदिका ने एक बार कहा था कि जब भी कोई एम्परर स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति पैदा होता है तो उन्हें अपने कंधों पर भाग्य और भाग्यशाली अवसरों की भारी मात्रा की आवश्यकता होती है। लेकिन जिस सेक्ट से भावी एम्परर स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति का उत्कर्ष शुरू होता था, वह जरूरी नहीं कि एम्परर स्तर के योद्धा के जन्म से लाभ उठा सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक सच्चे एम्परर स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति के विकास से कई शक्तिशाली दुश्मनों का आकर्षण और उत्तेजना पैदा होगी। यदि किसी सेक्ट में ताकत और भाग्य की कमी है और वह ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति को आगे बढ़ाने में असमर्थ होते हैं तो वह टैलेंटेड व्यक्ति ही उनके विनाश का कारण बन सकता है। प्राचीन काल से इस तरह की बात बहुत आम थी। मुझे उम्मीद है कि मिस अवंतिका, मानिका और बाकी लोग सुरक्षित हो गए। वीर केवल इस तरह की प्रार्थना कर सकता था। कोई सुराग न मिलने पर वह उदास और निराश होकर वर्मिलियन बर्ड टेम्पल से चला गया। इसके बारे में और अधिक ध्यान से सोचने पर भले ही अवंतिका ने कुछ सुराग छोड़ने का इरादा किया हो, लेकिन वह शुरू में असहाय हो सकती थी। वेदिका और अन्य लोग तुरंत ये तय नहीं कर पाए होंगे कि कहाँ जाना है। आखिरकार ये दसियों हजार लोगों वाला एक शीर्ष चौथी श्रेणी का सेक्ट था। एक नए घर में जाना जो छिपा हुआ हो और जिसमें पर्याप्त संसाधन हो। क्या ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल नहीं था। जब वीर वर्मिलियन बर्ड टेम्पल से बाहर निकला तो वह कुछ हद तक चकित था। दूर के अंतहीन आकाश की ओर देखते हुए वह दुनिया के धुंधले सफेद कोहरे को स्पष्ट रूप से देख सकता था। चमकीली धूप समुद्र पर पड़ रही थी जो इसे एक सुनहरी लौ की तरह रोशन कर रही थी। इस सुनहरी लौ के ऊपर कई समुद्री पक्षी उड़ रहे थे। यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण और शांत दृश्य लग रहा था। वर्मिलियन बर्ड टेम्पल डिवाइन फीनिक्स माउंटेन पर्वत के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित था। कोई भी साउथ सी के पूरे दृश्य के साथ साथ डिवाइन फीनिक्स आइलैंड का भी सर्वेक्षण कर सकता था। जब वीर डिवाइन फीनिक्स आइलैंड से दृश्य देख रहा था तो उसने वास्तव में एक ऐसी जगह देखी जो एक अत्यंत भारी मूल क्यू एनर्जी से ढकी हुई थी। वह स्तब्ध रह गया।
ये था डिवाइन फीनिक्स मिस्टिक रीजन। डिवाइन फीनिक्स मिस्टिक रीजन प्राचीन फीनिक्स क्लैन से उत्पन्न हुआ। जहां तक प्राचीन फीनिक्स क्लैन की शक्ति की रैंक का सवाल है, वीर के लिए इसका अनुमान लगाना मुश्किल था। 4 साल पहले वीर उस समय एनर्जी कंडेंसेशन स्तर का फाइटिंग मास्टर था। अपनी टैलेंट के साथ उसे डिवाइन फीनिक्स मिस्टिक रीजन में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी और वहां वह जनरल लेवल के फिनिक्स हॉल परीक्षण में प्रवेश करने में सफल रहा। लेकिन वह किंग लेवल के फिनिक्स हॉल परीक्षण तक पहुंचने से बहुत दूर था। इस प्रकार इस अकेले तथ्य से ही देखा जा सकता है कि प्राचीन फीनिक्स क्लैन एक भयानक शक्ति रहा होगा। हालांकि वे इटर्नल डीमन हेल की तुलना करने में सक्षम नहीं हो सकते थे, वे निश्चित रूप से डीमन एम्परर इंपीरियल पैलेस से ऊपर थे। डिवाइन फीनिक्स मिस्टिक रीजन भी एक प्राचीन एरे फॉर्मेशन से घिरा हुआ था जिसे केवल डिवाइन फीनिक्स आइलैंड ही खोल सकता था। भले ही साउथ सी डीमन रीजन ने डिवाइन फीनिक्स आइलैंड पर कब्जा कर लिया हो, फिर भी उनके पास डिवाइन फीनिक्स मिस्टिक रीजन को खोलने की क्षमता नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, डिवाइन फीनिक्स मिस्टिक रीजन एक बिल्कुल सुरक्षित जगह थी। क्या ये संभव था कि अवंतिका ने डिवाइन फीनिक्स मिस्टिक रीजन के भीतर उसके लिए किसी तरह का संदेश छोड़ा हो? जब वीर ने ये सोचा तो उसने अब और संकोच नहीं किया और सीधे डिवाइन फीनिक्स मिस्टिक रीजन की ओर उड़ गया। कई दर्जन मील की दूरी एक क्षणभंगुर पल में पार हो गई। डिवाइन फीनिक्स मिस्टिक रीजन डिवाइन फीनिक्स माउंटेन रेंज पर्वत श्रृंखला की गहराई में स्थित था। ये पहाड़ों और घाटियों के एक गठन से घिरा हुआ था जो भूमि की ऊर्जा को अपने भीतर रखता था। यहाँ मूल की एनर्जी बहुत समृद्ध थी, विशेष रूप से यहाँ अग्नि और जल मूल की ऊर्जा। ये लगभग धुंध बनने के बिंदु तक घनी थी। डिवाइन फीनिक्स मिस्टिक रीजन के बाहर एक सुरक्षात्मक एरे फॉर्मेशन थी। प्रवेश करने के लिए पहले इस एरे फॉर्मेशन से गुजरना पड़ता था। यह एक प्राचीन एरे फॉर्मेशन थी, यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे साउथ सी डीमन रीजन तोड़ सकता था। वीर मूल रूप से प्राचीन एरे संरचनाओं से अच्छी तरह परिचित और इनका प्रयोग करने में कुशल था। वह डिवाइन फीनिक्स मिस्टिक रीजन में भी प्रवेश कर चुका था, उच्च श्रेणी के जनरल लेवल के फिनिक्स हॉल परीक्षण को पूरा कर चुका था और डिवाइन फीनिक्स मिस्टिक रीजन द्वारा मान्यता प्राप्त था। भले ही उसने विपाशा से इस एरे फॉर्मेशन को खोलने की विधि नहीं सीखी हो, लेकिन ये पता लगाना कि इसे कैसे खोलना है उसके लिए बहुत कठिन नहीं होगा। 1 घंटे के समय के बाद वीर ने इसे खोलने की अनुमानित विधि का पता लगा लिया। अपने शरीर के भीतर वर्मिलियन बर्ड डिवाइन पाथ इंक्लूजन मेथड के साथ फायर एनर्जी को घुमाते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और ज्वलंत सुनहरे प्रतीक चिन्ह बनाए। स्पेस कांप उठा। एक भिनभिनाने जैसी आवाज के साथ वीर के सामने कई दर्जन फीट की जगह अजीब होने लगी, मानो वह शांत रूप से पानी की लहरें उठा रहा हो। लेकिन ये लहरें बहुत लंबे समय तक नहीं रहीं और जल्द ही और फीकी पड़ गई। वीर निराश नहीं हुआ, उसने बार बार स्पेस के कॉन्सेप्ट को इन फायर एरे प्रतीकों में मिलाने का प्रयास किया। अंत में अगले 15 मिनट के बाद उसने एरे फॉर्मेशन के अवरोध को खोल दिया। पतली हवा में प्रकाश की एक पतर दिखाई दी। पतर के भीतर एक अजीब अंतर था। भीतर से वह आग और बर्फ की तीव्र ऊर्जा को एक दूसरे से टकराते हुए महसूस कर सकता था। हवा में गड़गड़ाहट की आवाज भर रही थी। वीर ने खुद को शांत किया और डिवाइन फीनिक्स मिस्टिक रीजन में प्रवेश करने के लिए सुरक्षात्मक एरे फॉर्मेशन के अंदर कदम रखा। प्रकाश चमक उठा। वीर उस पहाड़ी घाटी में पहुंच गया जहां से डिवाइन फीनिक्स मिस्टिक रीजन की सीमा शुरू होती थी। लेकिन जिस क्षण उसने प्रवेश किया, वीर ने देखा कि डिवाइन फीनिक्स मिस्टिक रीजन के प्रवेश द्वार के पास 10,000 साल पुराने सेल्वेसन ट्री वृक्ष पर सुंदर और आकर्षक अक्षर उकेरे गए थे। थंडर क्रैश माउंटेन, नामहीन गुफा, 10 साल का समय, निर्धारित बैठक। जिस क्षण उसने ये शब्द देखे, वीर का दिल कांप उठा जैसे उसके अंदर से भूकंप गुजरा हो। मात्र 10 शब्द और इतने सरल तरीके से लिखे गए, फिर भी उनमें अवंतिका की दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प समाहित था। उसने यह नहीं लिखा कि अगर वे अपने लिए सुरक्षित स्थान नहीं खोज पाए तो क्या होगा, न ही उसने ये लिखा कि वे मर जाएंगे। 10 शब्द। लेखन सुंदर और संक्षिप्त था, मानो इसमें एक अतुलनीय दृढ़ विश्वास समाया हुआ हो जिसने संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। इस समय अवधि के दौरान चाहे जो भी हुआ हो, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, चाहे उसे कितनी भी परीक्षाएं और तबाहियों का सामना करना पड़े, 10 साल का समय, निर्धारित बैठक। ऐसा लग रहा था जैसे वीर 6 महीने पहले यहाँ जो दृश्य हुआ था उसे देख सकता था। जब अवंतिका डिवाइन फीनिक्स मिस्टिक रीजन में आई थी और इस संदेश को उकेरा था तो उसके हाथ तेज लेकिन दृढ़ थे। उसकी आंखों में आशा और विश्वास की एक हल्की सी झलक थी, गहरे प्यार का एक स्पर्श और साथ ही उदासी भी। जहां तक थंडर क्रैश माउंटेन की अनाम गुफा की बात है, वही वह जगह थी जहां अवंतिका और वीर पहली बार मिलने पर रुके थे। उस गुफा में उन दोनों ने 3 दिन और 3 रातें बिताई थीं, जो गहरी गर्मजोशी से भरी हुई थीं। जब वह पहली बार थंडर क्रैश माउंटेन गया था तो एक अजीब संयोग से वीर की मुलाकात अवंतिका से हुई थी, जब वह थंडर फ्लड ड्रैगन से लड़ रही थी। उसके बाद जब अवंतिका घायल हो गई थी और मुसीबत में थी, तो वीर ने उसे नामहीन गुफा में ठीक होने में मदद की थी। अपने पिछले विनम्र और निम्न दर्जे के साथ
ये पहली बार था जब वह भगवान के आशीर्वाद के साथ पैदा हुई इस सुंदर महिला के संपर्क में आया था। 3 दिन बाद अवंतिका बिना कुछ कहे चली गई, केवल एक संदेश छोड़कर। अंत में सहाना ने कार्लोवेनिया वैली सेक्ट का दौरा किया और कार्लोवेनिया ग्रैंड फाइटिंग टूर्नामेंट के दौरान वीर पर ध्यान दिया। 733 अब ये 5वीं बार होगा। अंत में सहाना ने कार्लोवेनिया वैली सेक्ट का दौरा किया और कार्लोवेनिया ग्रैंड फाइटिंग टूर्नामेंट के दौरान वीर पर ध्यान दिया। फिर सेक्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम में वीर को एकमात्र स्काई लेवल टैलेंट वाले व्यक्ति के रूप में चुना गया था। ये सब ऐसा लग रहा था जैसे कल ही हुआ हो। वीर की कल्टीवेशन की शुरुआती अवधि के दौरान अवंतिका और डिवाइन फीनिक्स आइलैंड ने कई बार वीर की मदद की थी। थंडर क्रैश माउंटेन, नामहीन गुफा, 10 साल का समय, निर्धारित बैठक। वीर ने इन अक्षरों पर अपना हाथ फेरा और चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं। 10 साल का समय वह वादा था जो उसने मूल रूप से किया था, लेकिन अब वह 7 साल पहले ही वापस आ गया था। चूंकि वह वापस आ गया था, इसलिए वह अब साउथ सी में स्थितियों को इसी तरह बदल देखा जैसे वे अपने मूल रूप में थी। वह अवंतिका और डिवाइन फीनिक्स आइलैंड के फाइटिंग मास्टर्स को दयनीय विस्थापित शरणार्थियों की तरह इधर उधर बिल्कुल भी भटकने नहीं देगा। मुझे इन 10 वर्षों के समय की आवश्यकता नहीं है। 3 महीने के भीतर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वीर ने चुपके से खुद से यह शपथ ली और वह उस 10,000 साल पुराने सेल्वेशन ट्री पर लिखे शब्दों को देख रहा था। फिर वह उसके बगल में बैठ गया। वीर, तुम क्या कर रहे हो? डेमन शाइन ने पूछा। मैजिकल पिरामिड के स्पेस को खोल रहा हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम इसे यहाँ खोलने जा रहे हो? मैजिकल पिरामिड में 1 घंटे से भी कम समय लगता है और डिवाइन फीनिक्स मिस्टिक रीजन के सुरक्षात्मक एरे फॉर्मेशन के साथ इस क्षेत्र को सुरक्षित माना जा सकता है। वीर ने बोलते हुए अपनी स्टोरेज रिंग से काले वस्त्र पहने एल्डर का ब्लड एसेंस निकाला। जब वीर ने पहली बार मैजिकल पिरामिड प्राप्त किया था तो वह सोते समय ही मैजिकल पिरामिड के भीतर स्पेस में चला गया था। ये पहली बार था जब उसने मैजिकल पिरामिड को खोला था। इसके बाद वीर ने दूसरा मौका बॉडी आर्मर से प्राप्त किया जो क्राउन प्रिंस ने उसे उपहार में दिया था। बॉडी आर्मर पर एक महावीर मास्टर के ब्लड एसेंस का निशान था। इस ब्लड एसेंस को फिर मैजिकल पिरामिड द्वारा अवशोषित किया गया। ये दूसरी बार था जब मैजिकल पिरामिड उसने मैजिकल पिरामिड के स्पेस में प्रवेश किया। तीसरी बार का समय वह था जब वीर ने रत्ना को मार डाला था। रत्ना के ब्लड एसेंस के साथ उसने एक बार फिर मैजिकल पिरामिड खोला। चौथी बार वीर ने डीमन एम्परर इंपीरियल पैलेस के दमनकारी नियमों का समर्थन उपयोग किया था और एक शक्तिवीर मास्टर को मार डाला था। उस मास्टर के ब्लड एसेंस का उपयोग करके मैजिकल पिरामिड को फिर से खोला था। अब ये 5वीं बार होगा। महावीर से परमवीर से शक्तिवीर और अब लाइफ डिस्ट्रक्शन। वीर ने थंडर एनर्जी के रेशों पर से सीलों को हटा दिया और अब उसके सामने केवल खून का एक लाल गोला रह गया। वीर ने अभी सीधे मैजिकल पिरामिड के स्पेस में प्रवेश ही किया, बल्कि वह पहले ईथर फाइटिंग इंटेंट की मायावी अवस्था में प्रवेश करता है। उसने अपनी मानसिक स्थिति को तब तक स्थिर किया जब तक कि वह एक शांत झील की तरह शांत नहीं हो गया। फिर वीर ने अपने कपड़े उतारे जिससे उसके बाएं सीने पर एक अजीब निशान दिखाई दिया। ये निशान मैजिकल पिरामिड का रहस्यमय प्राचीन निशान था। एक गहरी सांस के साथ उसने धीरे धीरे काले वस्त्र पहने एल्डर के ब्लड एसेंस को अपने सीने में दबाया। ठीक उसके बाद वीर को अपने सीने में जलन महसूस हुई। ये वह समय था जब मैजिकल पिरामिड द्वारा ब्लड एसेंस को अवशोषित किया जा रहा था। कई वर्षों तक चुप रहने के बाद मैजिकल पिरामिड ने एक बार फिर एक शक्तिशाली व्यक्ति के ताज़ा ब्लड एसेंस को बड़े चाप से अवशोषित किया। ची ची ची। जैसे ही ब्लड एसेंस अवशोषित हुआ, ये बिल्कुल एक घातक जहर की तरह था जो जमीन पर बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह लगातार जंग खा रहा था, जिससे धुएं का एक हल्का निशान बन रहा था। वीर ने अपने भीतर महसूस किया, अपने सैनिक के भीतर मैजिकल पिरामिड की ऊर्जा में उतार चढ़ाव को महसूस किया। वह महसूस कर सकता था कि मैजिकल पिरामिड द्वारा ब्लड एसेंस को अवशोषित करने के बाद यह उसके दिल की लय के साथ धड़क रहा था। 10 सांसों जितना समय बीतने के बाद वीर ने महसूस किया कि उसका स्प्रिट्सी हिल रहा है। अगले ही पल उसकी सारी चेतना मैजिकल पिरामिड में समा गई। एक चक्करदार एहसास के साथ वीर का मन एक बार फिर मैजिकल पिरामिड के भीतर उस घने काले स्थान पर पहुंच गया था। वीर इस जगह से परिचित था। विशाल और असीम अंधेरे आकाश में अनगिनत आत्मा के टुकड़े अनंत सितारों की तरह चमक रहे थे। ये आत्मा के टुकड़े घने कोहरे की धुंध में इधर उधर तैर रहे थे। इन सभी आत्मा के टुकड़ों के बीच में एक बड़ा प्रकाश का गोला था जो 1 फुट के व्यास का था, जो धीरे धीरे एक कोमल प्रकाश से चमक रहा था। वीर को संदेह था कि प्रकाश का ये गोला मैजिकल पिरामिड का पिछला मालिक था, जो कि वर्डांट विंग्स होली लैंड्स की लेडी सैंक थी। एक बार फिर मैजिकल पिरामिड के स्पेस में पहुंचने के बाद वीर की मानसिकता बेहद स्थिर थी। अब उसके पास एक फाइटिंग सोल थी और उसकी इच्छाशक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक भयानक थी। वह इन आत्मा के अधिकांश टुकड़ों को संभालने में सक्षम होगा, जब तक कि किसी टुकड़े में सुप्रीम एल्डर की शेष चेतना और इच्छाशक्ति न हो जिसकी आत्मा का वह टुकड़ा था।
अगर यह सच होता तो इस तरह से आत्मा के टुकड़े को निगलना थोड़ा खतरनाक हो सकता था। वीर की मजबूत स्पिरिट पावर के कारण अपनी चेतना को कई आत्मा के टुकड़ों से जोड़कर वह बिन आत्मा के टुकड़ों से निकलने वाली ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम था। कुछ में कोमल, नर्म ऊर्जा थी, कुछ डरावने थे और कुछ एक दुष्ट, खूनी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे। वीर ने छोटे टुकड़ों को सीधे अनदेखा कर दिया। उसने केवल उन पर ध्यान दिया जो कम से कम 2 इंच चौड़े थे। फिर उसने उन्हें उत्सर्जित की जा रही ऊर्जा के अनुसार महसूस करना शुरू कर दिया, एक आत्मा के टुकड़े की तलाश में जिसमें कोई कल्टीवेशन मेथड या अन्य स्किल हो जो उसके लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन मैजिकल पिरामिड के स्पेस में बहुत सारे आत्मा के टुकड़े थे। इतने सारे खोजने के बाद भी वीर के लिए यह जानना मुश्किल था कि उसके लिए कौन सा सबसे मूल्यवान होगा। इस समय वीर के दिमाग में डेमनशाइन की आवाज़ सुनाई दी। वीर, ये सेंट आपको चुनने में मदद करेगा। मैं गारंटी दे सकता हूं कि यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। ओह, वीर की भौहें ऊपर उठ गईं। हालांकि डेमोनशाइन को अक्सर डींगे मारना पसंद था, लेकिन वीर को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि इस बूढ़े कुत्ते में वास्तव में कुछ क्षमताएं थीं। मेरे लिए उपयोगी। मैं अभी किसी ऐसे आत्मा के टुकड़े के बारे में नहीं सोच सकता जो इस समय मेरे लिए बहुत उपयोगी हो, बल्कि मैं अपने आगे की कल्टीवेशन से जुड़ी चीज़ों वाले आत्मा के टुकड़े के बारे में सोच रहा हूँ। वीर के पास कल्टीवेशन मेथड्स की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा उसने पहले ही अपनी खुद की फाइटिंग आर्ट्स के मेथड को बनाने की राह पर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। वह मैजिकल पिरामिड के भीतर कुछ कल्टीवेशन मेथड्स की तलाश करने की उम्मीद कर रहा था जो भविष्य में उसके अपने मेथड को और अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए एक बेस आधार प्रदान कर सके। हे, एक बार जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों तुम्हें उस आत्मा के टुकड़े को अवशोषित करना चाहिए। वह पीला सुनहरा हथेली के आकार का आत्मा का टुकड़ा ही है जो तुम्हारे लिए ज़्यादा उपयोगी है। मैं तुम्हें पहले चेतावनी दे दूं, इसकी बहुत संभावना है कि उस आत्मा के टुकड़े के भीतर बची हुई चेतना हो, एक सुप्रीम एल्डर की चेतना का अवशेष। वीर एक पल के लिए झिझका। यह अनुमान लगाना कठिन था कि डिवाइन रियलम के ये शक्तिशाली लोग अपनी मृत्यु से पहले शक्ति के किस स्तर तक पहुंच गए थे। भले ही यह चेतना का केवल एक मामूली सा अवशेष हो, फिर भी उसे इसके साथ सावधानी से पेश आना होगा। सावधानी से अपना हाथ बढ़ाते हुए एक ऊर्जा ने उस पीले सुनहरी आत्मा के टुकड़े को पकड़ लिया और उसे वीर के पास खींच लिया। वीर ने अपना पूरा ध्यान इस आत्मा के टुकड़े पर केंद्रित कर दिया। पहले कई बार जब वीर ने मैजिकल पिरामिड को खोला था तो उसने इन सुप्रीम एल्डरों के आत्मा के टुकड़ों को ऐसे टाला था जैसे कि वे जहरीले सांप हों। उसने कभी भी अपनी पहल पर इस तरह से किसी आत्मा के टुकड़े को अवशोषित करने की कोशिश नहीं की होगी जैसे कि वह अब कर रहा था। इस पीले सुनहरी आत्मा के टुकड़े की ताकत को ध्यान से महसूस करते हुए वीर को विश्वास था कि वह इसका सामना करने में सक्षम होगा। डेमनशाइन, इसमें ऐसा क्या है जो मेरे लिए इतना उपयोगी है? हे, अगर तुम उस आत्मा के टुकड़े को अवशोषित करोगे तो तुम स्वाभाविक रूप से जान जाओगे। यह आत्मा का टुकड़ा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो एक पुराना परिचित होना चाहिए जिससे एंशिएंट डीमन एम्परर अपनी जीवन में मिला था। मैंने इसे केवल इसलिए पहचाना क्योंकि टुकड़े में थोड़ी सी स्प्रिट पावर बची हुई है। अगर तुम इसे अवशोषित करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। डेमनशाइन ने शेखी बघारी। वीर ने आगे कुछ नहीं पूछा। डेमनशाइन के पास उससे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था और अगर उसने ऐसा किया भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे भरोसा था कि वह इस आत्मा के टुकड़े के भीतर बची हुई स्प्रिट से निपटने में सक्षम होगा। भले ही भीतर के कल्टीवेशन मेथड्स बेकार हों, फिर भी यह एक संदर्भ बिंदु के रूप में काम कर सकते थे ताकि वीर विभिन्न प्रकार की शीर्ष कल्टीवेशन मेथड्स का अध्ययन कर सके और उनसे कुछ उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर सके। हाथ बढ़ाकर उसने धीरे से आत्मा के टुकड़े को छुआ। आत्मा का टुकड़ा तुरंत एक सफ़ेद रोशनी में बदल गया जो वीर के शरीर में घुस गया और गायब हो गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। आत्मा के टुकड़े में सब कुछ निगलने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ये वीर के स्प्रिट सी पर हमला करना शुरू कर देगा ताकि उस पर अपना नियंत्रण जमा सके। जब आत्मा का टुकड़ा वीर के स्प्रिट सी में प्रवेश कर गया तो आसमान में तैरती भाले के आकार की फाइटिंग सोल ने तुरंत एक तीखी आवाज निकालनी शुरू कर दी जो सीधे उस आत्मा के टुकड़े पर असर कर रही थी। कच, एक हिंसक टक्कर के साथ आत्मा का टुकड़ा भाले के आकार की फाइटिंग सोल से टकराया और उड़ गया। इसकी रोशनी कई गुना मंद हो गई। इस बीच सांसारा फाइटिंग इंटेंट का काला भंवर वीर के स्प्रिट सी में प्रकट हुआ जो उस आत्मा के टुकड़े को ढांकते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। वीर ने अपनी आंखें बंद की और बैठ गया, तुरंत ही अलौकिक अवस्था में प्रवेश कर गया। इस तरह सांसारा फाइटिंग इंटेंट और फाइटिंग सोल ने उसके स्प्रिट सी के भीतर आत्मा के टुकड़े के साथ एक भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। फाइटिंग सोल को एक ऐसी शक्ति के रूप में जाना जाता था जो सब कुछ खत्म या नष्ट कर सकती थी। बेशक इसमें स्प्रिट भी शामिल थी। हर प्रहार के साथ आत्मा का टुकड़ा भयंकर रूप से कांपता था जिससे उस टुकड़े के भीतर बची हुई स्प्रिट पावर धीरे धीरे फीकी पड़ जाती थी। 1 घंटे के समय के बाद आत्माओं का युद्ध आखिरकार समाप्त हो गया।
हालांकि वीर किसी बड़े खतरे में नहीं था, फिर भी वह थका हुआ था, उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और उसका रंग पीला पड़ गया था। उस बची हुई स्प्रिट पावर को खत्म करने के बाद बची हुई स्मृति का टुकड़ा वीर के स्प्रिट सी में डूब गया। उस पल में वीर के दिमाग में सभी तरह की अराजक और जटिल छवियां और जानकारी आने लगीं। ये यादें पहले से कई गुना ज्यादा थीं। वीर को खांसी आ गई, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर किसी भी क्षण फट जाएगा। वीर के दिमाग में तस्वीरें घूमने लगीं। युद्ध के मैदान, मौत, कल्टीवेशन मेथड्स, दुर्लभ पुस्तकें, सेक्ट। उसके दिमाग में तरह तरह के दृश्य घूम रहे थे, लेकिन इनमें से कई आग की लपटों, रहस्यमय प्रतीकों और साथ ही औषधीय पिलों के भी थे जो सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। ये व्यक्ति एल्केमिस्ट, पिलें और दवा बनाने वाला फाइटिंग मास्टर था। वीर अचानक चौंक गया। इन यादों को और गहराई से जानने के बाद वीर ने पाया कि यह व्यक्ति न केवल एक कुशल एल्केमिस्ट था, बल्कि एक इंसेक्रिप्शन मास्टर भी था। इंसेक्रिप्शन टेक्निक वह पहली स्किल थी जो वीर ने मैजिकल पिरामिड से अवशोषित किए गए पहले आत्मा के टुकड़े से सीखी थी। डिवाइन रियलम में ये स्किल बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन दुर्भाग्य से वीर ने जो आत्मा का टुकड़ा निगला था वह केवल चावल के दाने के आकार का था, और यह बहुत फीका भी था। यह एक ऐसा विकल्प था जिसे चुनने में वह असहाय था। मूल रूप से वीर केवल फिजिकल ट्रेनिंग के पहले चरण पर था। चावल के दाने के आकार के उस आत्मा के टुकड़े को अवशोषित करने से ही उसकी जान लगभग चली गई थी। इससे वीर की इंसेक्रिप्शन टेक्निकें में ज्ञान और क्षमता भी अधूरी रह गईं। उनमें से ज्यादातर सबसे बुनियादी टेक्निकें थीं। इंसेक्रिप्शन टेक्निकों को वस्तु इंसेक्रिप्शन, मेडिकल इंसेक्रिप्शन, बॉडी इंसेक्रिप्शन और स्प्रिट इंसेक्रिप्शन में विभाजित किया गया था, कुल मिलाकर 4 अलग अलग प्रकार। हालांकि वीर ने बॉडी इंसेक्रिप्शन के टेक्निक को सीखा था, लेकिन यह उसके लिए केवल फिजिकल ट्रेनिंग के चरणों के दौरान ही उपयोगी थी। शक्तिवीर या लाइफ डिस्ट्रक्शन के चरणों तक पहुंचने के बाद इन बॉडी इंसेक्रिप्शन प्रतीकों के प्रभाव से बढ़ी हुई ताकत नगण्य होगी। इसके अलावा वीर ने अपनी इंसेक्रिप्शन टेक्निक को बनाए रखने की उपेक्षा की थी। इसका कारण ये था कि अभ्यास करने में बहुत अधिक समय लगता था। जैसे जैसे वीर की ताकत लगातार बढ़ती गई, चूंकि उसने अपनी इंसेक्रिप्शन टेक्निक का अभ्यास करने की उपेक्षा की थी, अब यह उसके शक्ति के विकास के साथ तालमेल नहीं रख पा रही थी। वीर के मेडिकल इंसेक्रिप्शन में वर्तमान कौशल के साथ वह ज़्यादा से ज़्यादा सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल या डिसमेंबर्ड डेमन हॉट क्रिस्टल जैसी दवाओं की प्रभावकारिता को बढ़ा सकता था। अगर वह निर्वाणा ड्रैगन रूट या डेमन गॉड बोन जैसी किसी चीज़ पर इंसेक्रिप्शन लगाना चाहता था तो यह संभव नहीं था, क्योंकि वह उन पर उचित रैंक वाला इंसेक्रिप्शन प्रतीक लगाने में सक्षम नहीं था। उच्च सीमा तक इंसेक्रिप्शन टेक्निकों का अभ्यास करने के लिए इसमें बहुत अधिक समय और प्रयास लगाने की आवश्यकता होती है। 734 सेंट आर्टिफैक्ट। उच्च सीमा तक इंसेक्रिप्शन टेक्निकों का अभ्यास करने के लिए इसमें बहुत अधिक समय और प्रयास लगाने की आवश्यकता होती है। लेकिन इससे पहले वीर ने जो इंसेक्रिप्शन टेक्निकें प्राप्त की थीं वे बहुत अधूरी थीं। अगर वह उच्च सीमा तक पहुंचने की कोशिश करता तो वह खुद को कठिनाइयों से घिरा पाता। अब जब उसने इस आत्मा के टुकड़े को प्राप्त कर लिया था तो उसने अनजाने में इस अंतर को भर दिया था। डेमन शाइन, तुम चाहते हो कि मैं फिर से इंसेक्रिप्शन टेक्निकें सीखूं, और केवल इतना ही नहीं बल्कि एक इंसेक्रिप्शन मास्टर बनूं और फिर इसे आगे अल्केमिस्ट बनने की फाउंडेशन के रूप में उपयोग करूं। हे इंसेक्रिप्शन टेक्निकें ज़्यादातर तुम्हारे लिए मेडिकल इंसेक्रिप्शन बनाने के लिए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम 8 मायावी चरणों के गेटों और इससे आगे के सुप्रीम पावर के नॉर्थ स्टरों जैसे उच्च स्तरों तक अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक अल्केमिस्ट बनो। फिजिकल ट्रेनिंग में तुम्हारी शक्ति का स्तर जितनी ऊंचा होता जाएगा, तुम्हारे अभ्यास के लिए आवश्यक दवा की दुर्लभता और मूल्य तुम्हें उतना ही भयभीत करेगा। तुमने निर्वाणा ड्रैगन रूट और नामहीन डिवाइन पिल प्राप्त की, लेकिन यह मत सोचो कि तुम हमेशा इतने भाग्यशाली रहेंगे। यदि तुम एल्केमी, पिल और दवा बनाने की कला का अध्ययन नहीं करते हैं तो क्या दूसरा कोई ऐसा होगा जो तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तुम्हारे पास जो हेवन मेल्टिंग फनेस है वह पहले से ही एल्केमी के लिए सबसे अच्छा उपकरण है। हेवन मेल्टिंग फनेस एक फायर एट्रीब्यूट वाला हमला करने का हथियार था और एक बहुत अच्छा पिल बनाने वाला बर्तन भी था। ये सबसे बड़ा ट्रेजर था जिसे एंशिएंट डीमन एम्परर ने डिवाइन रियलम में आगे बढ़ने से पहले डीमन एम्परर इंपीरियल पैलेस में पीछे छोड़ दिया था। हेवन मेल्टिंग फनेस किस रैंक का ट्रेजर है? वीर ने लंबे समय से इस बारे में सोचा था, लेकिन उसने अभी तक डेमन शाइन से नहीं पूछा था। वीर ने अभी तक मध्यम श्रेणी का स्काई लेवल ट्रेजर भी नहीं देखा था, इसलिए उसे यह नहीं पता था कि हेवन मेल्टिंग फनेस किस श्रेणी का ट्रेजर है। डेमन शाइन ने कहा, हेवन मेल्टिंग फनेस को वास्तव में सामान्य ट्रेजरों के साथ वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह एक हाफ सेंट आर्टिफैक्ट है। उच्च श्रेणी के स्काई लेवल ट्रेजर से ऊपर सेंट आर्टिफैक्ट होते हैं। हेवन मेल्टिंग फनेस अभी तक एक पूर्ण सेंट आर्टिफैक्ट के रूप में पहचाने जाने के योग्य नहीं है, इसलिए इसे केवल हाफ सेंट आर्टिफैक्ट माना जा सकता है। यदि आप इसका प्रयोग एल्केमी के लिए करते हैं तो यह आपकी सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देगा। इसके अलावा यह आपके फ्लेम एसेंस के ग्रेड और शक्ति को भी बढ़ा सकता है। सेंट आर्टिफैक्ट।
ये पहली बार नहीं था जब वीर ने ये शब्द सुने थे, और अब उसे यह पता चला कि हेवन मेल्टिंग फनेस एक हाफ सेंट आर्टिफैक्ट था। दुर्भाग्य से वह अभी तक हेवन मेल्टिंग फनेस को अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम नहीं था। उसकी वर्तमान स्थिति में इसे अधिक से अधिक एक रक्षात्मक ट्रेजर माना जा सकता है। लड़के, तुमने कुछ समय पहले जिस काले वस्त्र वाले एल्डर को मारा था, उसके पास भी कुछ अच्छा था, एक डीमन हॉट फ्लावर। इसे डिवाइन फीनिक्स आइलैंड के औषधि उद्यान में लगाया गया था। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और इसे प्राप्त करते हैं। 10,000 साल की डेथ ग्रास और डार्क गोल्ड डिवाइन फ्रूट के साथ जो तुमने इटर्नल डीमन हेल में प्राप्त किया था, वे दोनों उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय सामग्री हैं। इन औषधीय सामग्रियों के साथ साथ जो यादें तुम्हें विरासत में मिली हैं, तुम धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एल्केमी के शीर्ष ग्रैंड मास्टर बन जाओगे। ये कौशल तुम्हारे सुप्रीम पावर के नॉर्थ स्टारों को पार करने के भविष्य के लक्ष्य के लिए एक ठोस आधार तैयार करेगा। डेमनशाइन ने सुझाव दिया था कि वीर एक एल्केमिस्ट बन जाए। हालांकि यह काफ़ी अचानक था। कुछ और सोचने के बाद ये वास्तव में वीर के लिए भविष्य में अपनी फिजिकल ट्रेनिंग प्रणाली की कल्टीवेशन के पथ को पूरा करने का एकमात्र तरीका था। फिजिकल ट्रेनिंग प्रणाली के साथ कल्टीवेशन, भले ही पूरे डिवाइन रियम में इस तथ्य की खोज की जाए तो इसे एक बेहद शानदार और अत्यधिक संसाधनों के प्रयोग वाला माना जाता था। एनर्जी गैदरिंग प्रणाली की तुलना में यह अनगिनत गुना अधिक महंगा था। वीर को टेम्परिंग मैरो को 100% पूरा करने के लिए उसे एक संपूर्ण निर्वाणा ड्रैगन रूट की आवश्यकता पड़ी थी। 8 मायावी चरणों के गेटों की दहलीज को छूने और एक गेट को खोलने के लिए उसने नामहीन डिवाइन पिल और एक डीमन गॉड बोन का उपयोग किया था। तब भी ये केवल एक भाग्यशाली संयोग था जिससे कि उसने होली डीमन फोर्स डोमेन के दमन के समर्थन से अपनी सफलता हासिल की थी। इसके बाद 8 मायावी चरणों के गेटों में 7 गेट अभी भी शेष थे। शुरुआती गेट ऑफ हीलिंग के बाद पहले कुछ गेटों को खोलना बहुत मुश्किल नहीं माना जा सकता था, लेकिन बाद में एक बार जब वह 5वें, 6ठे, 7वें या 8वें गेट पर पहुंच जाता तो कठिनाई भयानक पैमाने से बढ़ जाती। अगर वह इन दहलीजों को छूना चाहता था तो यह असंभव था जब तक कि उसके पास शीर्ष स्तरीय होली पिल और सामग्री न हो। सामान्य होली ट्रेजरों के लिए उन्हें सीधे निगलना निश्चित रूप से उन्हें पिलों में रिफाइन करने से कमतर था, खासकर अगर उन पर एक औषधीय इंस्क्रिप्शन रखा जाए। ये सोचते हुए वीर गहरे चिंतन में डूब गया। चाहे वह एल्केमी टेक्निक हो या इंस्क्रिप्शन टेक्निक, दोनों ही बेहद जटिल और विविधतापूर्ण थीं। अगर वह इन दोनों कौशलों का उनकी उच्च सीमाओं तक अभ्यास करना चाहता था तो उसे बहुत समय खर्च करना होगा, भले ही उसे उस सुप्रीम एल्डर की यादें विरासत में मिली हों। समय जीवन की क्षमता से जुड़ा होता है। अगर वह समय बर्बाद करता तो यह उसकी क्षमता को बर्बाद करने के समान था। डेमनशाइन ने वीर को हिचकिचाते हुए देखा और हंसते हुए कहा, युवा लड़के, तुम्हारा सोचने का तरीका गलत है। चाहे वह एल्केमी का अभ्यास हो या इंस्क्रिप्शन, ये दोनों कौशल तुम्हारी स्पिरिट पावर को बहुत बढ़ा सकते हैं। परमवीर स्तर पर पहुंचने के बाद एक फाइटिंग मास्टर की स्पिरिट पावर और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तुमने अब तक केवल फाइटिंग आर्ट के कल्टीवेशन मेथड्स का अभ्यास किया है और फिर भी क्या यह महसूस नहीं किया है कि एक मजबूत स्पिरिट पावर होने के कितने बड़े लाभ हैं? अगर तुम्हारी शक्तिशाली स्पिरिट पावर और सांसारा फाइटिंग इंटेंट तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम परमवीर स्तर पर अपनी फाइटिंग सोल कैसे बना पाते? एक फाइटिंग सोल और विल पावर स्पिरिट फोर्स से पूरी तरह से अलग हो सकता है, लेकिन पूर्व वास्तविकता में ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारी फाइटिंग सोल तुम्हारे स्पिरिट सी में छिपी हुई है? मैंने अभी जो कुछ भी उल्लेख किया है वे केवल अप्रत्यक्ष लाभ हैं, लेकिन प्रत्यक्ष लाभ भी हैं। ये लाभ तब दिखाई देंगे जब तुम एम्परर स्तर के योद्धा बन जाएंगे। चाहे तुम्हारा शरीर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर तुम्हारे पास उसका समर्थन करने के लिए समान रूप से शक्तिशाली स्पिरिट नहीं है तो तुम जो परिणाम प्राप्त कर पाएंगे वह बेहद सीमित होगा। केवल अपने स्पिरिचुअल सी का विकास करने का मतलब है कि आप जल्द या बाद में एक अड़चन का सामना करेंगे। यही कारण है कि डिवाइन रियलम के सभी योद्धा अलग अलग सहायक कौशल चुनते हैं। इनका उपयोग न केवल उनकी कल्टीवेशन में सहायता करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि उनकी स्पिरिट पावर का विकास करने में भी मदद करता है। डेमनशाइन के ये कहने के बाद वीर चौंक गया। इसके बारे में कुछ और सोचने के बाद ये वास्तव में सच था। जब से उसने मैजिकल पिरामिड प्राप्त किया था तब से वीर ने कुल 5 बार इसमें प्रवेश किया था और डिवाइन रियलम के 4 अलग अलग सुप्रीम एल्डरों के आत्मा के टुकड़ों को अवशोषित किया था। तीसरी और चौथी बार उसने डीमन एम्परर के आत्मा के टुकड़ों को अवशोषित कर लिया था, लेकिन अन्य 3 बार इन यादों को अवशोषित करने के बाद उसने महसूस किया कि इन तीनों एल्डरों में एक सामान्य विशेषता थी, और वह ये थी कि तीनों ने एक सहायक कौशल का अभ्यास किया था। पहला एक इंस्क्रिप्शन मास्टर था, दूसरा एक एरे मास्टर था और अंतिम एक इंस्क्रिप्शन मास्टर और एल्केमिस्ट दोनों था। एंशिएंट डीमन एम्परर के लिए वह खुद एक जॉइंट डीमन था, इसलिए वह स्पिरिट पावर के पहलू में उत्कृष्ट नहीं था। शायद यही कारण था कि उसने शुरू में एक सहायक कौशल का चयन नहीं किया। जैसा कि डेमोनशाइन ने कहा था, इन सहायक कौशलों का अध्ययन करना कभी भी समय की बर्बादी नहीं होगी।
इन चीज़ों पर मेहनत करना कोई गलती नहीं होगी। अब जब वीर को इन आत्मा के टुकड़ों से डिवाइन रियलम की यादें विरासत में मिली थी, तो वह आधे प्रयास और दोगुने परिणाम के साथ इन सहायक कौशलों का अभ्यास करने में सक्षम था। ऐसे भाग्यशाली अवसर का उपयोग न करना वास्तव में मूर्खतापूर्ण होगा। जैसा कि वीर ने सोचा, उसने अपना मन भी दृढ़ कर लिया। साउथ सी में इस संघर्ष के समाप्त होने के बाद वह इंस्क्रिप्शन टेक्निकों और एल्केमी टेक्निकों का गहन अभ्यास करने के लिए कुछ विशेष समय निकालेगा, जिससे 8 मायावी चरणों के अगले 7 गेटों को खोलने की उसकी भावी सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। इंस्क्रिप्शन टेक्निकों और एल्केमी टेक्निकों से संबंधित समृद्ध यादों को अपने स्प्रिट सी में सील करने के बाद वीर ने इस सुप्रीम एल्डे की अन्य यादों का अध्ययन करना शुरू किया। इस आत्मा के टुकड़े के भीतर वास्तव में बहुत अधिक जानकारी थी। इंस्क्रिप्शन टेक्निकों और एल्केमी टेक्निकों के अलावा कल्टीवेशन मेथड्स की भी एक बड़ी मात्रा थी। इन कल्टीवेशन मेथड्स के भीतर डिवाइन रियलम के एल्केमिस्टों के लिए एक अच्छा मेथड था फायर लॉर्ड फार्मूला। फायर लॉर्ड फार्मूला की जांच करने के बाद वीर ने अंततः निष्कर्ष निकाला कि पूरा फायर लॉर्ड फार्मूला वर्मिलियन बट डिवाइन पाथ इंक्लूजन की पहली 8 परतों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। लेकिन अगर इसकी तुलना वर्मिलियन बट डिवाइन पाथ इंक्लूजन की पूर्ण 9 परतों से की जाए तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत कमतर होगा। ये दोनों कल्टीवेशन मेथड फायर एट्रीब्यूट वाले थे। दोनों का अभ्यास करना निरर्थक लग रहा था, लेकिन वीर वास्तव में इस स्थिति को देखकर बहुत खुश था। भविष्य में इससे उसे बहुत सारी प्रेरणाएं मिलेंगी। एक बार जब वह दोनों को अच्छी तरह से समझ लेगा तो वह उन्हें एक साथ जोड़ सकेगा, इन 2 कल्टीवेशन मेथड्स के ज्ञान को एक और भी मजबूत मेथड के रूप में मिला सकेगा। डिवाइन रियलम के इस एल्केमिस्ट ने कॉन्सेप्ट ऑफ फायर की ऐसी समझ हासिल कर ली थी जिसे सका शिखर कहा जा सकता है। वीर इस पर केवल असहाय होकर चिल्ला सकता था। कॉन्सेप्ट जैसी कोई चीज़ केवल समझी जा सकती है, समझाई नहीं जा सकती। भले ही वीर को ये यादें सीधे विरासत में मिली हों, फिर भी कॉन्सेप्ट ऑफ फायर की उसकी समझ का अचानक उच्च स्तर पर पहुंच जाना असंभव था। लेकिन फिर भी इससे वीर को भविष्य में अपना रास्ता बहुत आसानी से खोजने में मदद मिलेगी। जब वीर ने डिवाइन फीनिक्स मिस्टिक रीजन के महान सुरक्षात्मक एरे में प्रवेश किया और आत्मा के टुकड़े को अवशोषित करना शुरू किया, उसके साउथ विस्टा रीजन में लौटने की खबर पहले से ही चुपचाप फैलने लगी थी। डिवाइन फीनिक्स आइलैंड पर डीमन रीजन के बहुत अधिक फाइटिंग मास्टर रह रहे थे। चाहे कितने भी लोग मारे गए हों, कुछ लोग हमेशा नरसंहार से बचने और भागने में सफल हो जाते थे। स्वाभाविक रूप से ये लोग वीर की वापसी के बारे में खबर फैलाते थे, लेकिन ये सब भी वीर द्वारा मौन अनुमति थी। उसने ये सब एक कारण से किया। वह इस विधि का उपयोग करके अवंतिका को बताना चाहता था कि वह यानी वीर वापस आ गया है। ये खबर सबसे पहले साउथ सी डीमन रीजन के मुख्यालय को मिली। इस समय महिसार लाइफ डिस्ट्रक्शन के चौथे चरण में ब्रेक थ्रू करने के लिए जीवन या मृत्यु के बंद दरवाजे के एकांत में चला गया था। एक मानव फाइटिंग मास्टर के लाइफ डिस्ट्रक्शन तक पहुंचने के बाद उनके द्वारा की प्राप्त की गई हर सफलता जीवन या मृत्यु का परीक्षण होती थी। वे या तो सफल होते थे या वे नष्ट हो जाते, कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इस समय महिसार का पूरा शरीर और स्पिरिचुअल कोर पुनर्गठित हो रहा था। उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जा सकता था, इसलिए चाहे संदेश कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, फिर भी उसे सूचित नहीं किया जाएगा। इस समय साउथ सी डीमन रीजन का प्रभारी तक्षिका थी। साउथ सी के युद्ध के दौरान तक्षिका महिसार की तुलना में अधिक बार लोगों की नज़रों में आई थी। इतनी सारी मुठभेड़ों और अपने प्रतिद्वंद्वी को नुकसान पहुंचाने के बाद महिसार को अब प्रकट होने की आवश्यकता नहीं थी। तक्षिका के लिए लीडर के रूप में कार्य करना ही पर्याप्त था। इन 2.5 वर्षों में तक्षिका की आकर्षक कामुकता और सुंदर रूप समान रूप से प्रसिद्ध हो गए थे। साउथ सी के कई शक्तिशाली लोग थे जो उससे लालच करते थे और उससे बहुत डरते थे। इस समय साउथ सी डीमन रीजन के ग्रैंड डायमंड पैलेस के भीतर तक्षिका ने एक शानदार काली पोशाक पहन रखी थी। उसका छोटे छोटे और काले स्टोनों से जड़ा हुआ कॉलर बहुत नीचे तक फैला हुआ था, जिससे उसका भरपूर शरीर और उसके भारी और दूध जैसा सफ़ेद सीने का एक बड़ा हिस्सा और उनके बीच की गहरी रेखा दिख रही थी। उसकी पोशाक लगभग गर्दन से कमर तक कॉलर के इस अजीब डिज़ाइन वाली थी। उसके पैरों की पोशाक की बहुत अजीब थी। इसमें उसकी गोरी और पूरी तरह से उत्कृष्ट जांघें दिख रही थीं और उसके कमर के नीचे के बाग की रूपरेखा और भी स्पष्ट हो रही थी। ये सब एक आदमी को अनंत कामुक सपनों और इच्छाओं में डुबो देने के लिए पर्याप्त था। तक्षांशा के शरीर पर समय के साथ फीके पड़ने के निशान को ढूंढना असंभव था। वह बस एक 20 साल की उम्र वाली एक कामुक और खूबसूरत युवती की तरह लग रही थी। हालांकि ऐसी तक्षांशा का सामना करते हुए साउथ सी डीमन रीजन के एल्डरों ने जरा भी अनादर नहीं दिखाया। वे सभी विनम्रता से बैठे थे और जब कभी कभी उनकी नज़र तक्षांशा पर पड़ती थी तो उनमें सम्मान के अलावा कुछ नहीं था। इन पिछले कुछ वर्षों में तक्षांशा ने शक्ति और प्रभाव जमा करने के लिए केवल अपनी ताकत पर भरोसा किया था। हालांकि साउथ सी डीमन रीजन में कई फैक्शनों के साथ जटिल आंतरिक कार्यप्रणाली थी, फिर भी एक भी व्यक्ति ने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। वीर के बारे में आप सभी ने सुना है।
तक्षांसा ने शांति से कहा। तक्षांसा के संक्षिप्त कथन ने सभी एल्डरों को आपस में चर्चा करने के लिए प्रेरित किया। अब से पहले वे सभी अपने विभिन्न माध्यमों से यह समाचार प्राप्त कर चुके थे। तक्षांसा द्वारा इस समय एल्डरों की मीटिंग बुलाने के लिए उन सभी ने थोड़ा अनुमान लगाया था कि यह मीटिंग वीर पर चर्चा करने के लिए थी। 735 ओह, असामान्य समाचार। तक्षांसा द्वारा इस समय एल्डरों की मीटिंग बुलाने के लिए उन सभी ने थोड़ा अनुमान लगाया था कि यह मीटिंग वीर पर चर्चा करने के लिए थी। लाइफ डिस्ट्रक्शन के पहले चरण को पार कर चुके एक एल्डर ने खड़े होकर कहा, इस बूढ़े व्यक्ति को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उस लड़के की मृत्यु से जुड़े बहुत सारे प्रश्न और रहस्य थे। अब ऐसा लगता है कि उसके शरीर पर निश्चित रूप से कोई रहस्य है। इसकी सबसे अधिक संभावना है कि निर्वाणा ड्रैगन रूट और हेवन मेल्टिंग फनेस उस लड़के के हाथों में पड़ गए हैं। लाइफ डिस्ट्रक्शन के पहले चरण को पार कर चुके एल्डर की आवाज़ ईर्ष्या और घृणा से भरी हुई थी। जब उसने सोचा कि इतने सारे संसाधन इतने भाग्यशाली और छोटे बच्चे पर कैसे पहुंचे, तो उसे बस असहजता महसूस हुई। तक्षांसा ने तिरस्कार के साथ खांसी। उसे इस तरह के अदूरदर्शी मूर्ख की राय में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो पीछे मुड़कर देखता है। अगर उसे वाकई लगता था कि अतीत में कुछ गलत हुआ था, तो उसने इस मामले में उसी समय कुछ क्यों नहीं किया। तक्षांसा ने कहा, हमारी जानकारी के अनुसार वीर एल्डर कमीरा को मारने में सक्षम था। मेरा अनुमान है कि उसकी ताकत लाइफ डिस्ट्रक्शन के पहले चरण के चरम पर पहुंच गई है। ये तथ्य वीर के बारे में हमारी पिछली समझ को पूरी तरह से उलट देता है। बिना किसी संदेह के उसके शरीर पर कुछ महत्वपूर्ण रहस्य है। शायद ये निर्वाणा ड्रैगन रूट और हेवन मेल्टिंग फनेस से भी अधिक मूल्यवान हो सकता है। अब जब एल्डर महिसार लाइफ डिस्ट्रक्शन के चौथे चरण पर ब्रेक थ्रू करने के लिए एकांत में चले गए हैं, तो उन्हें मामलों का प्रबंधन करने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता है। मैंने पहले ही लेजेंडरी बीस्ट जॉइंट लेविड्राटा को भेजने का फैसला कर लिया है और मैं इस मिशन की व्यक्तिगत कमान संभालूंगी। मैं डिवाइन फीनिक्स आइलैंड जाऊंगी और वीर को जिंदा पकड़ लूंगी। साथ ही एल्डर्स में से कौन मेरे साथ जाने को तैयार है? तक्षांसा के शब्दों ने उपस्थित सभी एल्डर्स को चौंका दिया। जॉइंट लेविड्राटा को भेजना, व्यक्तिगत कमान संभालना और अन्य एल्डरों को भी आमंत्रित करना, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं था? लीडर तक्षांसा, सिर्फ एक वीर से निपटने के लिए न केवल आप खुद जाएंगी, बल्कि आपको जॉइंट लेविड्राटा को भी अपने साथ ले जाना। क्या ये बिना किसी बात के बड़ा मुद्दा बनाना नहीं है? एक एल्डर सुझाव देने से खुद को रोक नहीं पाया। जॉइंट लेविड्राटा साउथ सी डीमन रीजन का सबसे बड़ा हथियार था। स्काई पावर कॉन्टिनेंट के भीतर लेजेंडरी बीस्टों की एक विस्तृत श्रृंखला और विविधता थी और कोई समान वर्गीकरण नहीं था। ये सब एक अस्पष्ट और उलझी हुई गड़बड़ी थी। एक फ्लड ड्रैगन, एक वर्मिलियन बर्ड, इन प्राणियों को लेजेंडरी बीस्ट कहा जा सकता है, लेकिन इन सभी लेजेंडरी बीस्टों में ब्लड लाइन की शुद्धता और समृद्धि के अलग अलग स्तर थे। ये सीमित दृष्टि द्वारा गठित विभाजन थे। ब्लू स्काई किंगडम और यहाँ तक कि कार्लोवेनिया वैली के फाइटिंग मास्टर्स के लिए उनके लिए एक वर्मिलियन बर्ड एक अवास्तविक प्राचीन मैजिकल बीस्ट के जैसा होता था। इस प्रकार एक लेजेंडरी बीस्ट का लेबल लगाया जाना निर्विवाद था। हालांकि डिवाइन रियलम में डिवाइन फीनिक्स आइलैंड के वर्मिलियन बर्ड को लेजेंडरी बीस्ट कहलाने के लिए मुश्किल से ही योग्य माना जाता था। डिवाइन रियलम के होली बीस्टों के लिए वे ऐसे अस्तित्व वाले होते थे जो अपनी एक सनक से दुनिया को नष्ट कर सकते थे। लेजेंडरी बीस्ट की उपाधि थोड़ी अस्पष्ट थी। ये जॉइंट लेविड्राटा का वर्णन करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त शब्द नहीं था। जॉइंट लेविड्राटा कई मायनों में उच्च स्तर के लाइफ डिस्ट्रक्शन योद्धा से भी अधिक शक्तिशाली था, खासकर जब इसका इस्तेमाल सामने से लड़ने या किसी सेक्ट पर कब्जा करने के लिए किया जाता था। तो ये जो शक्ति प्रदर्शित कर सकता था वह बस भयानक थी। इस तरह की स्थिति के दौरान यह एक विशाल युद्धपोत की तरह होगा, अजय और शक्तिशाली। इन महीनों के दौरान जब महिसार लाइफ डिस्ट्रक्शन के चौथे चरण तक पहुंचने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाने के लिए बंद दरवाजे के एकांत में चला गया था, तब जॉइंट लेविड्राटा स्वाभाविक रूप से तक्षांसा द्वारा प्रबंधित किया गया था। तक्षांसा ने एल्डर की ओर देखा जो बोल रहा था और कहा, एक शेर भी खरगोश को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। ये लड़का वीर उतना सरल नहीं है जितना वह दिखता है। डीमन एम्परर इंपीरियल पैलेस की यात्रा के दौरान मैं भी मौजूद थी और फिर भी मुझे अभी भी पता नहीं है कि वह निर्वाणा ड्रैगन रूट को चुराने में कैसे कामयाब रहा। इसके अलावा वीर की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। ये कल्पना से परे है कि मात्र 2.5 साल में उसकी ताकत इतनी भयावह हो गई है। डीमन रीजन के एल्डर ने सोचा और कहा, लीडर तक्षांसा, ये बूढ़ा आदमी सोचता है कि वीर की ताकत के बारे में जो अफवाहें हैं वे केवल अफवाहें हैं, जरूरी नहीं कि वे सच हों। जिम्मेदारी से बचने के लिए वे बिखरे हुए लोग स्वाभाविक रूप से वीर की ताकत और घटित घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे। एल्डर सनीम, तक्षांसा की पतली भौहें उठीं और उसने ठंडे स्वर में कहा, यदि आप दुश्मन को कम आंकते हैं तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। वीर को संभालना आसान नहीं है। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह बाकी सभी की ओर मुड़ी और कहने लगी, मैंने पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि अब वीर से संबंधित सभी जानकारी प्रतिबंधित कर दी जाएगी। कोई भी कुछ भी नहीं फैला सकता।
अभी मैं जॉइंट लेविड्राटा को खुद ही नियंत्रित कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं वीर का पीछा करना चाहूँ तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। मैं 2 एल्डरों को साथ ले जाना चाहती हूँ जो मेरा साथ दें। कौन मेरे साथ जाने को तैयार है? जैसे ही तक्षांसा ने कहा, उसकी नज़र एक एक करके हर एक एल्डर पर पड़ी। वीर को पकड़ने जैसे महत्वपूर्ण मामले में असफलता की कोई गुंजाइश नहीं थी। सफलता ही अंतिम लक्ष्य था। ठीक है, मुझे भी एक मान लें। काले वस्त्र पहना एक एल्डर खड़ा हुआ। वह डीमन रीजन की लिफो पारिवारिक क्लैन का कोई व्यक्ति था। उसका नाम जीवांग था और उसकी कल्टीवेशन लाइफ डिस्ट्रिक्शन के पहले चरण पर थी। अगर उसे इस बात की चिंता न होती कि वह लाइफ डिस्ट्रिक्शन के दूसरे चरण में प्रवेश करने में असफल हो जाएगा, तो वह बहुत पहले ही लाइफ डिस्ट्रिक्शन के दूसरे चरण वाला फाइटिंग मास्टर बन गया होता। मैं भी चलूंगा, एक एल्डर ने कहा। इस समय दूर 5 एलिमेंट रीजन में एक महान पर्वत शिखर था जो कई लाख फीट ऊंचा था। इस पर्वत के ऊपर लाल और पीले पत्तों वाले ऊंचे ऊंचे पेड़ों का एक जंगल था जो आग के समुद्र की तरह लग रहा था। इस पर्वत का नाम सनलाइट माउंटेन था। दूर से देखने पर यह पर्वत आश्चर्य और चमत्कारों से भरा एक सुंदर देश लग रहा था। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि 5 एलिमेंट रीजन के 7 सेक्टों में से एक, सनलाइट सेक्ट, वास्तव में यहीं स्थित था। सनलाइट माउंटेन के ऊपर विशाल पेड़ों का जंगल भले ही साधारण लगता हो, लेकिन वास्तव में इसमें एक शानदार एरे फॉर्मेशन थी। अगर कोई प्रवेश की विधि को नहीं समझता और अंदर भटक जाता, तो उसके लिए अंदर फंसना सामान्य कहा जा सकता था। सनलाइट माउंटेन के शिखर पर एक महान टेम्पल में सनलाइट सेक्ट के शासक एक लंबे लाल वस्त्र पहने हुए एक भव्य सिंहासन पर बैठा था। उनके सामने एक युवा और सुंदर लड़की थी। वह सनलाइट सेक्ट की कोर डिसाइपल सनलाइट प्रिंसेस थी, और उन दोनों के सामने एक नीले कपड़े पहने बूढ़ी औरत खड़ी थी। ये बूढ़ी औरत एल्डर थी, लेकिन उसका स्वभाव असाधारण था। उसके चेहरे की फीकी रूपरेखा से कोई केवल एक ही कल्पना कर सकता था कि वह एक युवा के रूप में एक उल्लेखनीय अद्वितीय सुंदरता वाली महिला थी। वह 5 एलिमेंट रीजन के 7 महान सेक्टों में से एक, स्टॉर्म वैली की वैली मास्टर यामिनी थी। इस बूढ़ी महिला के बगल में अपनी उम्र के तीसरे दशक में एक सुंदर युवक था। वह स्टॉर्म वैली का कोर डिसाइपल था, अंकुश। 4 साल पहले अंकुश और सनलाइट प्रिंसेस दोनों ने वाइस आइलैंड मास्टर तस्मान के जन्मदिन के भोज में भाग लिया था और वहां सुर्खियों में छा गए थे। इसके बाद ही दनुज और वीर की उपस्थिति के कारण उन दोनों की प्रसिद्धि पर गहन पड़ गया। इस समय नीले वस्त्र वाली एक महिला के धीरे धीरे अंदर आने पर इस ग्रेट टेम्पल में पदचिह्नों की आवाज़ गूंज उठी। यह महिला केवल 20 साल से थोड़ी अधिक उम्र की लग रही थी, लेकिन उसकी कल्टीवेशन आश्चर्यजनक रूप से शक्तिवीर स्तर पर थी। इतना ही नहीं, बल्कि उसका रूप आकर्षक था और उसका शरीर उत्कृष्ट था। ऊपर से नीचे तक वह एक ठंडी ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी, जैसे कि कोई भी उसे कभी भी अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता। और अगर वीर यहाँ होता तो वह उसे तुरंत पहचान लेता। वह डिवाइन फीनिक्स आइलैंड ब्लू लुवान फैक्सन की लेडी सैंक थी और अवंतिका की छोटी बहन अस्मिता भी थी। मिस अस्मिता, जब से हमने एक दूसरे को आखिरी बार देखा है तब से काफ़ी समय बीत चुका है। सनलाइट सेक्ट के लीडर और स्टॉर्म वैली की बूढ़ी महिला ने अस्मिता को आते देखा तो अभिवादन के लिए उठ खड़ी हुई। ये जानना जरूरी था कि यद्यपि अस्मिता एक जूनियर थी, लेकिन उसकी कल्टीवेशन शक्तिवीर स्तर तक पहुंच गई थी और उसकी कुल व्यापक फाइटिंग पावर एक साधारण मिडिल क्लास शक्तिवीर मास्टर के बराबर थी। शक्ति के मामले में वह सनलाइट सेक्ट के लीडर और स्टॉर्म वैली की यामिनी से उतनी भी खराब नहीं थी। इस तरह भले ही वे एल्डर थे, फिर भी उन्हें अस्मिता को कई सम्मान देना पड़ा। सनलाइट सेक्ट लीडर सेनेस, वैली मास्टर यामिनी। अस्मिता ने सिर हिलाया और फिर सीधे अपनी सीट पर चली गई। सभी ने एक दूसरे का अभिवादन किया और बैठ गए। यामिनी ने सनलाइट सेक्ट के शासक और अस्मिता की ओर देखा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, भाई सेनेस, मिस अस्मिता, साउथ सी के भीतर हमारे द्वारा भेजे गए जासूस दलों में से एक ने कल कुछ बहुत ही असामान्य समाचार वापस भेजे। ओह, असामान्य समाचार? लीडर सेनेस ने एक हल्की दिलचस्पी भरी नज़र दिखाई। जब से साउथ सी डीमन रीजन ने साउथ सी की सभी अलग अलग गहरे समुद्र की जातियों को एक अलायंस में एकजुट किया है, तब से मुझे अभी तक कोई असाधारण खबर सुनने को नहीं मिली है। मैंने जो सुना है वह साउथ सी युद्ध के मैदान पर लगातार हार है। अगर यह जारी रहा तो मुझे डर है कि हमारे 5 एलिमेंट रीजन के 7 महान सेक्ट भी निगल लिए जाएंगे। यह असामान्य खबर क्या है? मुझे इसके बारे में सुनने में बहुत दिलचस्पी है। 5 एलिमेंट रीजन और साउथ विस्टा क्षेत्र 1 मिलियन मील 10 लाख मील से अधिक दूर थे। यदि साउथ सी डीमन रीजन एक पवित्र भूमि बन जाता है तो यह स्वाभाविक रूप से 5 एलिमेंट रीजन के क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं करेगा। लेकिन इस साउथ सी के युद्ध में साउथ सी डीमन रीजन ने कई सहयोगियों को एक साथ इकट्ठा किया था, और अब साउथ सी एक ऐसा केक था जो स्वाभाविक रूप से सभी के लिए विभाजित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अब युद्ध की लपटें पहले ही 5 एलिमेंट रीजन के किनारे तक पहुंच चुकी थी। ये केवल समय की बात थी कि पूरे 5 एलिमेंट रीजन पर कब्जा इस साउथ विस्टा डीमन रीजन का अलायंस का कब्जा नहीं हो जाता। 5 एलिमेंट रीजन के 7 सेक्ट पहले से ही डिवाइन फीनिक्स आइलैंड से कमजोर थे।
साउथ सी की सहयोगी सेनाओं का सामना करते हुए वे वध के लिए तैयार मेमने से ज्यादा कुछ नहीं थे। सनलाइट सेक्ट लीडर की चिंताओं का जिक्र सुनकर बूढ़ी औरत ने आह भरी। साउथ सी डीमन रीजन की भूख बहुत ज्यादा थी। वे जाहिर तौर पर साउथ सी के किनारे स्थित दो महान क्षेत्रों 5 एलिमेंट रीजन और साउथ विस्टा रीजन को निगलना चाहते थे। उनकी ताकत के साथ साउथ सी डीमन रीजन का विरोध करना वास्तव में मुश्किल था। उनका एकमात्र मौका था अगर ग्रेट बुद्धा रीजन मदद करने की पहल करता। लेकिन कई दूतों को भेजने के बाद भी वे अभी भी साउथ सी के युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए ग्रेट बुद्धा टेम्पल को मनाने में असमर्थ थे। किनारे पर स्थित 5 एलिमेंट रीजन और साउथ विस्टा रीजन की तुलना में ग्रेट बुद्धा रीजन बहुत दूर स्थित था। इस प्रकार उनके पास मदद करने का कोई कारण नहीं था। वैली मास्टर यामिनी, हम इन मामलों पर बाद में चिंता कर सकते हैं। पहले कृपया आपको जो अजीब खबर मिली है उसके बारे में बताएं। मम्मा, ये खबर है कि साउथ सी डीमन रीजन की डिवाइन फीनिक्स आइलैंड की शाखा पर कब्जा कर लिया गया है। उनके साधन और शक्ति पूरी तरह से पर्याप्त थी और यहाँ तक कि प्रोटेक्ट एल्डर कमीरा को भी मार दिया गया। जैसे ही यामिनी ने बात की उसकी नज़रें अस्मिता पर पड़ीं। ओह सचमुच, सनेस हैरान था। अस्मिता के लिए उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। डिवाइन फीनिक्स आइलैंड का उसके दुश्मनों के हाथों में पड़ना एक ऐसा दर्द था जो हमेशा उसके दिल में रहता था। डिवाइन फीनिक्स आइलैंड पर साउथ सी डीमन रीजन के बदमाशों द्वारा कब्जा किए जाने के बाद उन्होंने आइलैंड की लड़कियों को पकड़ लिया और उन्हें सताया। इन सब बातों ने अस्मिता के दिल को दर्द और पीड़ा से भर दिया था। अब जब उसने सुना कि साउथ सी डीमन रीजन की डिवाइन फीनिक्स आइलैंड शाखा को पूरी तरह से मिटा दिया गया है तो उसके जैसी उदासीन महिला के चेहरे पर भी पूरी तरह से बदलाव आया। ये किसने किया? अस्मिता की आंखें चमक उठी। ये जानना जरूरी था कि डिवाइन फीनिक्स आइलैंड की शाखा का प्रबंधक एल्डर कमीरा था, जो लाइफ डिस्ट्रक्शन के प्रथम चरण को पार कर चुका फाइटिंग मास्टर था। जहां तक सनेस और यामिनी की बात है, वे दोनों ही शक्तिवीर स्तर पर थे। ताकत में अंतर बहुत ज्यादा था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि साउथ सी डीमन रीजन की डिवाइन फीनिक्स आइलैंड की शाखा ही सनलाइट सेक्ट और स्टॉर्म वैली को पूरी तरह से मिटाने के लिए पर्याप्त थी। यह कोई छोटी ताकत नहीं थी। फिर भी चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे वास्तव में नष्ट हो गए थे। ऐसा करने की इतनी भयानक क्षमता किसके पास थी? सनेस ने एक पल सोचा, फिर थोड़ा हैरान होकर पूछा, चून की वॉरटाइम अलायंस नष्ट हो गया था तो और कौन ऐसी ताकत को दिखा कर सकता है? यामिनी ने अपना सिर हिलाया, मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। साउथ सी डीमन रीजन की सूचना नाकाबंदी बहुत ज्यादा सुदृढ़ है। चूंकि उनके पास स्प्रिट की जांच टेक्निक जैसी डिमोनिक स्किल है, इसलिए उनके स्तर के एक जासूस को रखने की कोशिश करना बहुत मुश्किल है। इस बारे में बस कोई जानकारी नहीं है कि यह कैसे हुआ और किसने किया। जब से डिवाइन फीनिक्स आइलैंड शाखा पर हमला हुआ है, साउथ सी डीमन रीजन ने हर एक सूचना को बाहर जाने से रोक दिया है। हम केवल इतना जानते हैं कि केवल 4 फाइटिंग मास्टर्स थे जिन्होंने डिवाइन फीनिक्स आइलैंड शाखा पर हमला किया था, और वे सभी लगभग 20 से 30 वर्ष की उम्र के थे। 20 से 30 वर्ष? असंभव। सनेस को इस पर विश्वास नहीं हुआ।